नमस्कार साथियों, ना रुकना है ना थकना है, बस मेहनत करके लक्ष्य को पाना है। इसी उद्देश्य और मोटिवेशन के साथ हम लोग बात कर रहे हैं राजस्थान के भूगोल की। और राजस्थान के भूगोल में हम अध्ययन कर रहे हैं राजस्थान के भू आकृति प्रदेश या राजस्थान के भौतिक प्रदेश। राजस्थान के भौतिक प्रदेशों में हम पूर्वी मैदानी प्रदेश के बारे में बात कर रहे हैं, जिसमें हमने पूर्वी मैदानी प्रदेश की उत्पत्ति को लेके, पूर्वी मैदानी प्रदेश के विस्तार को लेके और पूर्वी मैदानी प्रदेश की विशेषताओं को लेके अध्ययन किया है। उसी श्रृंखला में आज हम बात करेंगे पूर्वी मैदानी प्रदेश के वर्गीकरण की। सामान्यतः पूर्वी मैदानी प्रदेश के वर्गीकरण से सबसे ज्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं, क्योंकि पूर्वी मैदानी प्रदेश का जो वर्गीकरण है वह किस आधार पर किया गया है, सबसे पहले तो आपको यह क्लियर होना चाहिए। उसके बाद कितने भागों में विभाजित किया गया है यह क्लियर होना चाहिए, और उसके बाद वह भाग कौन से हैं और उनकी क्या विशेषता है। क्योंकि अधिकांश प्रश्न जो वर्तमान में पूछे जा रहे हैं वह वर्गीकरण और विशेषताओं से पूछे जा रहे हैं। या तो आपको भौतिक प्रदेश की विशेषताओं से पूछा जाता है कि इसके संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है या नहीं है, या फिर वर्गीकरण से कि यह उस भौतिक प्रदेश का भाग है या नहीं है, चाहे वह पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश थार के मरुस्थल का हो, चाहे वह पूर्वी मैदानी प्रदेश का हो। और जब पूर्वी मैदानी प्रदेश का जब प्रश्न आता है वर्गीकरण को लेके, तो सदैव पूर्वी मैदानी प्रदेश के वर्गीकरण का प्रश्न हमें पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश के साथ जोड़कर पूछा जाता है कि कौन सा थार के मरुस्थल का भाग है या नहीं है, या फिर कौन सा पूर्वी मैदानी प्रदेश का भाग है या नहीं है। तो इसीलिए पूर्वी मैदानी प्रदेश के वर्गीकरण में आपको सबसे पहले तो यह क्लियर होना चाहिए कि किस आधार पर पूर्वी मैदानी प्रदेश का वर्गीकरण किया गया है, उसके बाद कितने भागों में किया गया है और वह भाग कौन कौन से। तो शुरुआत करते हैं आज के सेशन की और बात करेंगे पूर्वी मैदानी प्रदेश के वर्गीकरण की। पूर्वी मैदानी प्रदेश का वर्गीकरण। अब जब हम पूर्वी मैदानी प्रदेश के वर्गीकरण की बात करते हैं तो सबसे पहले तो हमें यह क्लियर होना चाहिए कि पूर्वी मैदानी प्रदेश का वर्गीकरण किस आधार पर किया है। जब हम हाड़ौती के पठार की बात करते हैं तो हम पढ़ते हैं कि भौगोलिक संरचना के आधार पर हाड़ौती के पठार को दो भागों में बांटा गया है, विंध्य कगार भूमि और दक्कन का पठार। तो उसी प्रकार पूर्वी मैदानी प्रदेश के संदर्भ में हमें पूछा जाता है कि इसके वर्गीकरण का आधार क्या है। तो पूर्वी मैदानी प्रदेश जो कि अरावली के पूर्व में पूर्वी राजस्थान में है, इसके वर्गीकरण का जो आधार है वह है नदी बेसिन। तो यह ध्यान रखना, नदी बेसिन के आधार पर पूर्वी मैदानी प्रदेश को किसके आधार पे?
नदी बेसिन के आधार पर, नदी बेसिन के आधार पर पूर्वी मैदानी प्रदेश को 3 भागों में बांटा है। यानी कि पूर्वी मैदानी प्रदेश का वर्गीकरण का आधार क्या है? नदी बेसिन। और नदी बेसिन के आधार पर पूर्वी मैदानी प्रदेश को 3 भागों में बांटा है। कौन कौन से भाग हैं? तो इसमें एक है चंबल बेसिन है, दूसरा माही बेसिन और तीसरा बनास बाणगंगा बेसिन। यानी कि नदी बेसिन के आधार पर पूर्वी मैदानी प्रदेश को हम 3 भागों में बांटते हैं, जिसमें एक तो चंबल बेसिन है, दूसरा माही बेसिन है और तीसरा बनास बाणगंगा बेसिन। अब जब हमें पूर्वी मैदानी प्रदेश के वर्गीकरण को लेकर प्रश्न पूछा जाता है तो सबसे प्रमुख प्रश्न यही पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सा भाग पूर्वी मैदानी प्रदेश में शामिल नहीं है? ए चंबल बेसिन, बी माही बेसिन, सी बनास बेसिन, डी लूनी बेसिन। अब ध्यान रखना कि पूर्वी मैदानी प्रदेश अरावली के पूरब की नदियों को शामिल किया गया है और अरावली के पूरब का भाग है, जबकि लूनी बेसिन अरावली के पश्चिम के अंतर्गत आती है और इसीलिए लूनी बेसिन है या गग्गर बेसिन है, यह जो है पूर्वी मैदानी प्रदेश के भाग नहीं है, क्योंकि जो अरावली के पूरब में होगा वही पूर्वी मैदानी प्रदेश का भाग होगा। पश्चिम वाला भाग पूर्वी मैदानी प्रदेश में शामिल नहीं है, जबकि उनका निर्माण भी नदियों द्वारा लाई गई मिट्टी से नदी बेसिन के रूप में हुआ है, लेकिन पूर्वी मैदानी प्रदेश में नहीं है। तो ध्यान रखना, पूर्वी मैदानी प्रदेश में 3 भाग है, चंबल बेसिन, माही बेसिन और बनास बाणगंगा बेसिन। अब जो चंबल बेसिन है इसे कहा जाता है डांग प्रदेश। क्या कहा जाता है? डांग प्रदेश, चंबल बेसिन या डांग प्रदेश। और जो माही बेसिन है इसको 3 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से भाग हैं? छप्पन का मैदान, काठल का मैदान और वांगड़ प्रदेश। माही बेसिन के कितने भाग हैं? 3 भाग हैं। और बनास बाणगंगा बेसिन की बात करते हैं तो इसके 4 भाग हैं। रोही का मैदान, मालपुरा, करौली मैदान, पीडमांट का मैदान और खेराड़ प्रदेश। तो इस तरह से पूर्वी मैदानी प्रदेश में कौन कौन से नदी बेसिन आते हैं? चंबल बेसिन, माही बेसिन और बनास बाणगंगा बेसिन। और कौन कौन सा भाग आता है? तो इसमें डांग प्रदेश आता है, छप्पन का मैदान आता है, काठल का मैदान आता है, वांगड़ प्रदेश आता है, रोही का मैदान आता है, मालपुरा करौली का मैदान आता है, पीडमांट का मैदान आता है और खेराड़। यह सभी पूर्वी मैदानी प्रदेश के भाग है। अब जब हमें यहां से प्रश्न पूछा जाता है तो प्रश्न क्या बनते हैं? सबसे पहले वर्गीकरण को लेके प्रश्न या तो पूछा जाएगा निम्नलिखित में से
पूर्वी मैदानी प्रदेश का भाग नहीं है, जिसमें नदी बेसिन चंबल बेसिन, माही बेसिन, बनास बाणगंगा बेसिन, लूनी बेसिन। तो लूनी बेसिन पूर्वी मैदानी प्रदेश का भाग नहीं है। सेकंड पूछा जाता है निम्न में से कौन सा चंबल बेसिन में शामिल है। तो जो डांग प्रदेश है वह चंबल बेसिन का भाग है, यह ध्यान रखना। या फिर पूछा जाता है निम्न में से कौन सा माही बेसिन का भाग नहीं है, जिसमें 3 नाम तो यहां होंगे, छप्पन का मैदान, काठल का मैदान, वांगड़ प्रदेश, और एक नाम कौन सा दे रखा होगा, डांग प्रदेश। तो डांग प्रदेश चंबल बेसिन का भाग है, माही बेसिन का भाग नहीं। या फिर पूछा जाएगा निम्न में से कौन सा बनास बाणगंगा बेसिन का भाग है, जिसमें सबसे ज्यादा पूछा जाता है मालपुरा करौली का मैदान। मालपुरा करौली का मैदान किसका भाग है, यह कई बार एग्जाम में आया है, और क्यों पूछा जाता है इसके बारे में हम चर्चा करेंगे जब हम मालपुरा करौली के मैदान का विस्तार से अध्ययन करेंगे। लेकिन हमें एक तो वर्गीकरण को लेकर प्रश्न पूछा। दूसरा प्रश्न आता है निम्न में से कौन सा पूर्वी मैदानी प्रदेश में शामिल नहीं है, जिसमें से एक होता है डांगा प्रदेश, एक होता है छप्पन का मैदान, एक होता है रोही का मैदान, और एक लिखा जाएगा गोडवाड़ प्रदेश। तो ये ध्यान रखना, डांग प्रदेश चंबल बेसिन का भाग है, वांगड़ प्रदेश भी चंबल बेसिन का भाग, पूर्वी मैदानी प्रदेश के अंतर्गत माही बेसिन का भाग है, और खैरार प्रदेश यहां बनास बाणगंगा बेसिन का। लेकिन गोडवाड़ प्रदेश, गग्गर प्रदेश यहां पूर्वी मैदानी प्रदेश के भाग नहीं है। तो सबसे पहले तो हमें यह पता होना चाहिए कि पूर्वी मैदानी प्रदेश के अंतर्गत कौन कौन सा क्षेत्र, कौन कौन सा नदी बेसिन आता है। तो शायद यह आपका पूरा एकदम कंप्लीट हो चुका होगा कि पूर्वी मैदानी प्रदेश में कौन सा नदी बेसिन है और कौन कौन से भाग है। अब इसमें सबसे पहले हम बात करते हैं चंबल बेसिन की, और चंबल बेसिन को लेके क्या प्रश्न बनेंगे हम उस पर विस्तार से चर्चा करेंगे। देखिए चंबल बेसिन का मतलब क्या है। चंबल बेसिन का मतलब है कि चंबल नदी के आसपास का क्षेत्र, और जो चंबल बेसिन है जिसे बीहड़ क्षेत्र के रूप में भी जाना जाता है। तो चंबल बेसिन को पहले अच्छे से समझना, और चंबल बेसिन को समझने से पहले एक बार हम पूर्वी मैदानी प्रदेश के नदी बेसिन को समझने की कोशिश करते हैं कि पूर्वी मैदानी प्रदेश का राजस्थान के मानचित्र में देखिए, यह राजस्थान का मानचित्र है, और इसमें यह भाग तो है पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, यह जो है यह अरावली पर्वतमाला है, यह हाड़ौती का पठार है, और यह बीच में जो नदी बेसिन है, नदियां हैं, यह पूर्वी मैदानी प्रदेश है। अब इसमें कौन कौन से भाग है, तो हमने कहा एक तो है चंबल बेसिन, यहां जो है यहां है देखिए चंबल नदी हाड़ौती के पठार की मुख्य नदी है, लेकिन जो चंबल बेसिन का भाग है जो पूर्वी मैदानी प्रदेश में आता है, वह हाड़ौती के पठार के जो उत्तर का जो भाग है, जिसमें सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर वाला जो क्षेत्र आता है, वह चंबल बेसिन का भाग है। इसके बाद दूसरा है माही बेसिन, यहां जो आपको दिख रहा है यहां है माही नदी के आसपास का क्षेत्र, जिसका विस्तार डूंगरपुर, प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा जिलों में, उसे हम माही बेसिन कहते हैं। और इसके बाद है बनास बाणगंगा बेसिन। तो देखिए यहां जो नदी है यहां है बाणगंगा, और यहां जो नदी है यहां है बनास। बनास और बाणगंगा नदियों में यह जो क्षेत्र आपको नजर आ रहा है, यह पूरा क्षेत्र क्या कहलाता है, बनास बाणगंगा बेसिन कहलाता है। तो इस प्रकार से देखिए इसमें अरावली के पूरब का भाग लिया हमने, अरावली के पश्चिम के भाग को शामिल नहीं किया। इसीलिए ध्यान रखना पूर्वी मैदानी प्रदेश में बाणगंगा का बेसिन आएगा, बनास का बेसिन आएगा, चंबल का बेसिन आएगा और माही का बेसिन आएगा। और इसीलिए हम माही बेसिन को पूर्वी मैदानी प्रदेश के भाग में पढ़ते हैं। तो इस प्रकार से हमें
मानचित्र में भी क्लियर होना चाहिए कि कौन सा भाग किसके अंतर्गत आता है। क्लियर। अब हमें एक एक के बारे में विस्तार से समझना है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं चंबल बेसिन की, कि जो चंबल बेसिन है वह क्या है, इसका विस्तार कहां है, इसकी क्या विशेषताएं हैं और इसको लेके हमें एग्जाम में क्या प्रश्न पूछे जाने की संभावना है। तो बात करते हैं चंबल बेसिन की। अब देखिए चंबल बेसिन, सबसे पहले तो चंबल बेसिन को समझने से पहले आपको यह पता होना चाहिए कि चंबल नदी कहां से निकलती है, कहां जाती है। तो चंबल नदी जो है वह जनापांव की पहाड़ियों से निकलकर इस तरह से यह नदी कहलाती है चंबल नदी। तो यहां तो कौन सी है, चंबल नदी। अब आता है कि चंबल बेसिन, कि चंबल नदी यह जो क्षेत्र है यहां तो है हाड़ौती का पठार, हाड़ौती का पठार, हाड़ौती के पठार से यह बहती हुई मैदानी भाग में जाती है। तो यह सवाई माधोपुर से लगाकर धौलपुर तक यह जो भाग है इस भाग को कहा जाता है चंबल बेसिन, जिसमें कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट आते हैं। तो इसमें एक तो आता है सवाई माधोपुर, दूसरा इसमें आता है करौली और तीसरा इसमें आता है धौलपुर। तो इस प्रकार से ध्यान रखना, सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि चंबल बेसिन जो पूर्वी मैदानी प्रदेश का भाग है इसमें कितने जिले आते हैं, 3 डिस्ट्रिक्ट आते हैं, सवाई माधोपुर, करौली और धौलपुर। क्लियर हो गया। अब यहां चंबल बेसिन है क्या, कि चंबल बेसिन एक उत्खात स्थलाकृति है, ऊबड़ खाबड़ स्थलाकृति है। क्यों, क्योंकि जब चंबल नदी यहां पर बहती है या यहां प्रवाहित होती है तो वह यहां पे अवनालिका अपर्दन करती है। क्या करती है, अवनालिका अपर्दन करती है, यह ध्यान रखना। और अवनालिका अपर्दन से यहां पर ऊबड़ खाबड़ भूमि का निर्माण होता है जिसे हम उत्खात स्थला आकृति कहते हैं। यानी कि यहां जो है नदी, कौन सी नदी है, चंबल नदी। यहां किसका निर्माण क्या करती है, अवनालिका अपर्दन करती है। और जब यह अवनालिका अपर्दन करती है तो किसका निर्माण होता है,
उत्खात स्थलाकृति ऊबड़ खाबड़ भूमि का निर्माण होता है और इन उस उत्खात स्थल आकृति में घने जंगल पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? घने जंगल। और उन घने जंगलों को क्या कहा जाता है? बीहड़ कहा जाता है। और यह प्रश्न बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी अवनालिका अपर्दन के लिए जानी जाती है, या सर्वाधिक अवनालिका अपर्दन कौन सी नदी करती है? तो चंबल नदी करती है। दूसरा, निम्नलिखित में से कौन सी नदी उत्खात स्थला आकृति के लिए प्रसिद्ध है? वह है चंबल नदी। या फिर बीहड़ का संबंध किससे है? चंबल नदी। क्योंकि यहां जब अवनालिका अपर्दन से उत्खात स्थला आकृति ऊबड़ खाबड़ भूमि का निर्माण करती है तो वहां क्षेत्र खाली रहता है और उस क्षेत्र में घने जंगलों का विकास होता है। उसे हम क्या कहते हैं? बीहड़। देखिए यहां जो नदी है, यहां आपको नजर आ रहा होगा, यहां नदी है चंबल नदी। इस तरह से नदी यहां बह रही, तो यहां अपने आसपास के क्षेत्रों का क्या करती है? अवनालिका अपर्दन करती है, जिससे उत्खात स्थल आकृति का निर्माण होता है। और इस उत्खात स्थल आकृति में क्या पाए जाते हैं? घने जंगल पाए जाते हैं। इन घने जंगलों को क्या कहा जाता है? बीहड़ कहा जाता है। यानी कि यहां पर आपको क्या मिलेंगे? घने जंगल मिलेंगे। और इन घने जंगलों को क्या कहा जाता है? बीहड़ कहा जाता है। और इसीलिए चंबल बेसिन जब हम पढ़ते हैं तो हमें सबसे पहले क्या पूछा जाता है? बीहड़ पूछा जाता है। बीहड़ क्या है? तो बीहड़ घने जंगल है। अब अगला पॉइंट, यहां जो बीहड़ है, इन बीहड़ में कौन निवास करते हैं? दस्यु। इसीलिए इसे दस्यु प्रदेश या डांग प्रदेश कहा जाता है। तो यहां सबसे इंपॉर्टेंट बात यही है कि चंबल नदी अवनालिका अपर्दन करती है, जिसके परिणाम स्वरूप उत्खात स्थल आकृति का निर्माण होता है। और उत्खात स्थल आकृति के कारण घने जंगल पाए जाते हैं, जिन्हें क्या कहा जाता है? बीहड़ कहा जाता है। और इन बीहड़ में डाकू निवास करते हैं, इसीलिए इसे दस्यु प्रदेश या डांग प्रदेश कहा जाता है। अब हमें जब प्रश्न पूछा जाता है तो सबसे पहला प्रश्न यही पूछा जाता है कि डांग प्रदेश में कौन से जिले आते हैं। तो आपको क्लियर होना चाहिए कि डांग प्रदेश चंबल बेसिन का भाग है, पूर्वी मैदानी प्रदेश के अंतर्गत है। तो इसमें कितने जिले आते हैं? 3, सवाई माधोपुर, करौली और धौलपुर। यह ध्यान रखना, डांग प्रदेश में या चंबल बेसिन में जो पूर्वी मैदानी प्रदेश के अंतर्गत है, इसमें 3 जिले कौन से हैं? सवाई माधोपुर, करौली और धौलपुर। अब इसमें कई बार हमें प्रश्न पूछा जाता है कि राजस्थान में सबसे ज्यादा बीहड़ कहां है, या बीहड़ का विस्तार कहां है। तो अब ध्यान रखना, जब आपसे बीहड़ का विस्तार पूछा जाता है तो सबसे ज्यादा बीहड़ का विस्तार सवाई माधोपुर में। क्यों है? क्योंकि इन 3 जिलों में क्षेत्रफल की दृष्टि से देखा जाए तो सवाई माधोपुर सबसे बड़ा है, और इसीलिए सवाई माधोपुर में बीहड़ का विस्तार सबसे ज्यादा है। और इसीलिए जब हम पूर्वी मैदानी प्रदेश की विशेषता पढ़ते हैं तो हम पढ़ते हैं कि जो पूर्वी मैदानी प्रदेश की प्रमुख वनस्पति है धौंक वृक्ष, वह राजस्थान में सबसे ज्यादा सवाई माधोपुर में किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है? चंबल बेसिन के अंतर्गत, बीहड़ के अंतर्गत आता है। क्लियर हो गया? तो राजस्थान में सबसे ज्यादा बीहड़ का विस्तार या क्षेत्रफल किस जिले में है? तो सवाई माधोपुर। लेकिन कई बार पूछा जाता है राजस्थान में सर्वाधिक बीहड़, यानी कि बीहड़ का घनत्व कहां पर है, कि कम क्षेत्रफल में ज्यादा बीहड़ कहां है? तो सर्वाधिक घनत्व जो है वह धौलपुर में है। और धौलपुर और सवाई माधोपुर के बीच में क्या है? करौली। और इसीलिए करौली को डांग की रानी या बीहड़ की रानी कहा जाता है। तो इस प्रकार से हमें चंबल बेसिन को लेके क्या प्रश्न आता है?
सबसे पहले तो चंबल बेसिन क्या है? तो चंबल बेसिन एक बीहड़ क्षेत्र है। सबसे पहले तो आपको यही पता होना चाहिए कि चंबल बेसिन क्या है, बीहड़ क्षेत्र। और इस बीहड़ क्षेत्र में कौन निवास करते हैं? डाकू। इसीलिए चंबल बेसिन को क्या कहा जाता है? डांग प्रदेश या दस्यु प्रदेश कहा जाता है। तो इस प्रकार से हमें चंबल बेसिन को लेकर प्रश्न पूछा जाता है कि चंबल बेसिन क्या है, इसका विस्तार कहां कहां है और इसकी विशेषता क्या है। तो अब एक एक चीज को हम नोट करते हैं कि चंबल बेसिन को लेकर हमें क्या पूछा जाएगा। पूर्वी मैदानी प्रदेश का वर्गीकरण। और इसमें हम बात करेंगे सबसे पहले किसकी? चंबल बेसिन, जिसे क्या कहा जाता है? बीहड़ कहा जाता है। तो सबसे पहले तो आपको चंबल बेसिन में पता होना चाहिए बीहड़ क्या है। तो देखिए, चंबल नदी द्वारा चंबल नदी द्वारा अवनालिका अपर्दन से निर्मित उत्खात स्थला आकृति जहां घने जंगल पाए जाते हैं, बीहड़ कहलाता है। यानी कि चंबल बेसिन में जब अवनालिका अपर्दन होता है और अवनालिका अपर्दन से जब उत्खात स्थल आकृति ऊबड़ खाबड़ भूमि का निर्माण होता है, तो वहां पर किसी प्रकार का कृषि कार्य नहीं होता है और वहां पर लोग निवास नहीं करते। इसीलिए वह क्षेत्र खाली रहता है और उस क्षेत्र में घने जंगल पाए जाते हैं, जिन्हें क्या कहा जाता है? बीहड़। तो बीहड़ एक तरह से घने जंगल युक्त क्षेत्र है और यह सबसे ज्यादा कहां मिलता है? चंबल बेसिन में मिलता है। और इसीलिए चंबल बेसिन को हम क्या कहते हैं? बीहड़ कहते हैं। अब प्रश्न आता है कि चंबल बेसिन जो बीहड़ है, इसका विस्तार राजस्थान के कितने जिलों में? तो देखिए, राजस्थान में बीहड़ का विस्तार
सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर में। यानी कि राजस्थान में जो बीहड़ का विस्तार है वह 3 जिलों में है जो चंबल बेसिन के अंतर्गत आते हैं, सवाई माधोपुर, करौली और धौलपुर। आप कहेंगे सर कोटा में भी मिलेंगे। हाँ, कोटा में भी जो चंबल नदी का आसपास का क्षेत्र है जहां अवनाली का आवर्तन होता है वहां पर जो है बीहड़ मिलेगी। लेकिन जब हम पूर्वी मैदानी प्रदेश की बात करते हैं और पूर्वी मैदानी प्रदेश में जो चंबल बेसिन की बात करते हैं तो उसमें 3 डिस्ट्रिक्ट आते हैं, सवाई माधोपुर, करौली और धौलपुर। और इसीलिए हम कहते हैं कि राजस्थान में बीहड़ का विस्तार कितने जिलों में है? 3 जिलों में। क्लियर? अब इसमें से प्रश्न आता है कि सबसे ज्यादा बीहड़, यानी कि राजस्थान में बीहड़ का सर्वाधिक विस्तार या सर्वाधिक क्षेत्रफल सवाई माधोपुर में। यह ध्यान रखना क्योंकि सबसे ज्यादा विस्तार कहां पर है या सर्वाधिक बीहड़ का क्षेत्रफल कहां मिलेगा? सवाई माधोपुर। क्योंकि इन तीनों जिलों में सबसे बड़ा कौन सा है? सवाई माधोपुर। और इसीलिए सवाई माधोपुर में बीहड़ का सबसे ज्यादा विस्तार है, जबकि बीहड़ का सर्वाधिक घनत्व राजस्थान में बीहड़ का सर्वाधिक घनत्व धौलपुर में। अब दोनों में अंतर है। यदि आपसे पूछा जाएगा कि बीहड़ का सर्वाधिक विस्तार या क्षेत्र या क्षेत्रफल कहां है तो हम लिखेंगे सवाई माधोपुर। लेकिन प्रश्न आता है कि राजस्थान में सर्वाधिक बीहड़ का घनत्व कहां है तो धौलपुर में। लेकिन कई बार बीहड़ का घनत्व नहीं लिखते हैं, वो डायरेक्ट पूछते हैं कि राजस्थान में सर्वाधिक बीहड़ है। अब बीहड़, केवल बीहड़ पूछा है तो हम लिखते हैं धौलपुर। और बीहड़ का क्षेत्र, बीहड़ का क्षेत्रफल या बीहड़ का विस्तार पूछा जाता है तो हम क्या लिखते हैं? सवाई माधोपुर। और धौलपुर और सवाई माधोपुर के बीच में कौन सा जिला है? करौली है। और इसीलिए करौली को बीहड़ की रानी डांग की रानी करौली को बीहड़ की रानी या डांग की रानी कहा जाता। यह तो किसकी बात की? बीहड़ की। लेकिन हमने कहा कि चंबल बेसिन को डांग प्रदेश भी कहा जाता है। तो अब डांग प्रदेश क्या है आप समझना। चंबल बेसिन में स्थित
बीहड़ युक्त क्षेत्र जहां डाकू दस्यु निवास करते हैं। डांग प्रदेश या दस्यु प्रदेश कहलाता है। कि चंबल बेसिन में जो बीहड़ युक्त क्षेत्र हैं जहां पर डाकू निवास करते हैं उसे क्या कहा जाता है? डांग प्रदेश या दस्यु प्रदेश का। अब अगला प्रश्न आता है कि डांग प्रदेश में राजस्थान के कौन से जिले आते हैं? तो यहां पे नोट करना, डांग प्रदेश में डांग प्रदेश, दस्यु प्रदेश में सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर जिले शामिल है। अब देखिए बीहड़ और डांग में अंतर क्या है? बीहड़ केवल घने जंगल युक्त क्षेत्र जो है वह तो बीहड़ कहलाएगा, लेकिन डांग में जहां पर घने जंगलों में डाकू निवास करते हैं, दस्यु निवास करते हैं, उसे क्या कहा जाता है? डांग प्रदेश कहा जाता है। तो इस तरह से ध्यान रखना 2 पॉइंट कि चंबल बेसिन में एक तो हमें बीहड़ पूछा जाता है और दूसरा हमें डांग प्रदेश पूछा था। और सामान्यतः यह जो डांग प्रदेश है जहां डाकू निवास करते हैं, यह समाज की मुख्य धारा से अलग अपने आप को स्वतंत्र रखने के लिए क्या करते हैं? आपराधिक कार्य करते हैं। और इसीलिए इस डांग प्रदेश में निवास करने वाले जो लोग हैं, जो दस्यु प्रकृति के लोग होते हैं, जो अपना स्वयं का एक स्वतंत्र और स्वामित्व चाहते हैं, तो ऐसे दस्यु प्रवृत्ति के लोगों को, डाकुओं को समाज की मुख्य धारा में जोड़ने के लिए केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों के द्वारा यहां पर कुछ कार्यक्रम, विकास की योजनाएं चलाई गई है जो विशेष रूप से हमें पूछी जाती है। जब हम डांग प्रदेश या फिर बीहड़ क्षेत्र पढ़ते हैं तो यहां से हमें 2 योजनाएं पूछी जाती है। एक तो डांग क्षेत्र विकास कार्यक्रम और एक कंदरा क्षेत्र विकास कार्यक्रम। तो देखिए चंबल बेसिन में विकास के लिए या डांग प्रदेश में आर्थिक सामाजिक विकास के लिए कौन कौन से कार्यक्रम चलाए गए हैं, यह जो कई बार हमें राजस्थान सरकार की योजनाओं में या राजस्थान में जन कल्याणकारी योजनाओं के अंतर्गत भी पूछे जाते हैं। तो इसीलिए बात करते हैं डांग क्षेत्र विकास कार्यक्रम की कि डांग क्षेत्र विकास कार्यक्रम को लेकर क्या प्रश्न पूछे जा सकते हैं। डांग क्षेत्र विकास कार्यक्रम।
अब इसको लेके क्या प्रश्न बनता है? सबसे पहला प्रश्न बनता है इसका प्रारंभ। इसका प्रारंभ वर्ष 2005 से में हुआ। दूसरा आता है वित्त पोषण 100% राज्य सरकार द्वारा, यानी कि डांग क्षेत्र विकास कार्यक्रम है, यह पूर्ण रूप से राज्य सरकार के द्वारा संचालित योजना। इसका बाद आता है इसका कार्य क्षेत्र। कार्य क्षेत्र की बात करते हैं तो इसका कार्य क्षेत्र है कोटा संभाग और भरतपुर संभाग, यहां दो संभाग। अब कोटा संभाग के कितने जिले हैं? तो कोटा संभाग के इसमें 4 जिले, और भरतपुर संभाग में पहले कितने जिले थे? 4 थे, अब कितने हैं? 5। इसका मतलब है टोटल राजस्थान के कितने जिलों में है इसका कार्य क्षेत्र? अब ध्यान रखना 8 या 9 दोनों में आपको इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि यदि जब यह शुरू हुई उस के संदर्भ में पूछा जाएगा तो कितने होंगे? 4। इसलिए हमें ऑप्शन में यदि केवल 8 हैं तो उत्तर हमारा केवल 8 होगा, यदि केवल 9 है तो, लेकिन 8 और 9 दोनों हैं तो हम वर्तमान दृष्टिकोण में कितना करेंगे? 9 करेंगे, और जब प्रारंभ के संदर्भ में पूछा जाएगा तो हम 8 करेंगे। इसलिए कंफ्यूज मत होना कि डांग क्षेत्र विकास कार्यक्रम में राजस्थान के कितने जिले आते हैं। तो ऑप्शन के अनुसार यदि ऑप्शन में सभी ऑप्शन सम संख्या में 6, 8, 10, 12 तो हमारा उत्तर क्या होगा? 8 सही होगा। वहां हम ये नहीं कहेंगे कि सर अब तो 9 है, नहीं, क्योंकि ऑप्शन के अनुसार हमें उत्तर देना है, इसलिए उसका उत्तर हम 8 करेंगे। और यदि वहां पर सभी विषम संख्या में है 5, 7, 9, 11 तो हम कितना करेंगे? 9 करेंगे, जो वर्तमान संदर्भ है। लेकिन यदि पूछा जाता है कि डांग क्षेत्र विकास कार्यक्रम में शामिल जिले की संख्या है 6, 7, 8, 9 तो उस संदर्भ में हमें यह देखना है कि प्रश्न वर्तमान के संदर्भ में पूछा जाएगा तो 9 आएगा, और प्रारंभ के संदर्भ में कि डांग क्षेत्र विकास कार्यक्रम का प्रारंभ राजस्थान के कितने जिलों में किया गया, तो किया गया इसका मतलब है कि 2005 से में यह जब शुरू हुई तो उस समय कितने में था? तो उस समय कितने थे? 8। तो इसीलिए प्रश्न को पढ़कर उसके अनुसार उत्तर देना है, रटे रटाए आंकड़ों से उत्तर नहीं देना है कि 8 या 9। 8 भी सही है, 9 भी सही है। 8 ऑप्शन के अनुसार, यदि ऑप्शन में सिर्फ सम संख्या ही है तो हमारा 8 सही होगा, यदि ऑप्शन में सभी विषम संख्याएं हैं तो 9 सही होगा, और 8 और 9 दोनों ऑप्शन में हैं तो उस स्थिति में प्रश्न के संदर्भ में वर्तमान संदर्भ में पूछा गया है तो हम 9 लिखेंगे, और प्रारंभ के संदर्भ में पूछा गया है तो हम 8 सही करेंगे। इसीलिए ध्यान रखना, वर्तमान में प्रश्न को अच्छे से समझकर उसके बाद उत्तर का जवाब जो है ऑप्शन भरना, उत्तर देना। क्लियर? इसके बाद आता है इसका उद्देश्य। अब समझना यहां से इसका उद्देश्य क्या था। इसका उद्देश्य जो दस्यु प्रभावित क्षेत्र है, जो डाकुओं से प्रभावित क्षेत्र है में
आर्थिक, सामाजिक एवं आधारभूत संरचना का विकास करना, कला, संस्कृति, पर्यटन का विकास करना। इस उद्देश्य से जो है वह डांग क्षेत्र विकास कार्यक्रम, जो कि पूर्ण रूप से राज्य सरकार द्वारा वित्त पोषित या यह कहें राज्य सरकार की यह योजना है, और इसके अंतर्गत ग्राम स्तर तक समग्र विकास करना, यानी कि ग्राम पंचायत मुख्यालय और गांव की जनसंख्या के आधार पर ही पूरे गांव का क्या करना, समग्र विकास करना। क्योंकि जब यह 2005-6 में शुरू हुई उस समय यह राजस्थान के लगभग 26 पंचायत समितियों में इसको जो है क्रियान्वित किया गया था। तो इसमें ध्यान रखना 26 पंचायत समितियां शामिल है, 26। तो इस तरह से एक तो हमें पूछा जाता है डांग क्षेत्र विकास कार्यक्रम। इसके अलावा एक और योजना चलती है जिसे कहा जाता है कंदरा क्षेत्र विकास कार्यक्रम। दूसरा आता है इसमें कंदरा सुधार कार्यक्रम। कई जगह लिखा हुआ होगा कंदरा क्षेत्र विकास कार्यक्रम, दोनों एक ही है, कंदरा सुधार या कंदरा क्षेत्र विकास। अब इसका ध्यान रखना, यह जो है इसका वित्त पोषण 100% केंद्र सरकार के द्वारा, यह पूर्ण रूप से राज्य सरकार की है और यह जो है पूर्ण रूप से केंद्र सरकार की। और इसमें भी इसका जो कार्य क्षेत्र है वही है कोटा संभाग और भरतपुर संभाग। लेकिन इसका उद्देश्य कि कंदरा क्षेत्र विकास कार्यक्रम का उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य था बीहड़ के फैलाव को रोकना, बीहड़ के फैलाव को रोकना तथा बीहड़ क्षेत्र की खोई हुई उत्पादन क्षमता का विकास करना। बीहड़ की खोई हुई उत्पादन क्षमता का विकास करना। तो इस प्रकार से जब हम पूर्वी मैदानी प्रदेश के अंतर्गत चंबल बेसिन यानी कि बीहड़ क्षेत्र और डांग प्रदेश का अध्ययन करते हैं तो उसी के अंतर्गत हमें डांग क्षेत्र विकास कार्यक्रम और कंदरा सुधार कार्यक्रम पूछा जाता है। अब जब हमें एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है तो सामान्यतः डांग क्षेत्र विकास कार्यक्रम पूछा जाता है, और किस प्रकार से पूछा जाता है यह भी ध्यान रखना। सत्य और असत्य कथन में पूछा जाएगा। क्या पूछा जाएगा?
कि डांग क्षेत्र विकास कार्यक्रम के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? जिसमें सबसे पहला होगा कि डांग क्षेत्र विकास कार्यक्रम का प्रारंभ 2005-6 में किया गया, पहला। दूसरा पूछा जाएगा कि डांग क्षेत्र विकास कार्यक्रम का कार्य क्षेत्र कोटा और भरतपुर संभाग के जिले हैं। तीसरा लिखेगा कि डांग क्षेत्र विकास कार्यक्रम केंद्र तथा राज्य द्वारा वित्त पोषित है। और उसके बाद लिखेगा चौथा कि डांग क्षेत्र विकास कार्यक्रम का उद्देश्य दस्यु प्रभावित क्षेत्र में समग्र विकास करना। और फिर पूछा जाएगा कौन सा कथन असत्य है। तो ध्यान रखना, वित्त पोषण डांग क्षेत्र विकास कार्यक्रम यहां केवल राज्य सरकार द्वारा वित्त पोषित है, केंद्र सरकार द्वारा नहीं है। केंद्र सरकार जिस कार्यक्रम का वित्त पोषण करती है वह कंदरा सुधार कार्यक्रम है, डांग क्षेत्र विकास कार्यक्रम नहीं है। और इस प्रकार से हमें पूर्वी मैदानी प्रदेश के वर्गीकरण के अंतर्गत चंबल बेसिन, बीहड़ क्षेत्र और डांग प्रदेश को पूछा जाता है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।